हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग और सभी को नमस्कार। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जीरो टू हीरो की सीरीज चल रही है और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में जो करा था, एक हिस्ट्री का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने लिया था पूरे इतिहास का, कि इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है या इतिहास में हमें कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपका उससे रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रा हमें बताइएगा, कोई क्वेश्चन है तो। आज हम जो अपने स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए सभी और हम अपने स्टार्ट करने वाले हैं ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत एक्चुअल में क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक सोर्स, हमें हिस्टोरिकल सोर्स हमें ऐसे मिले हैं जहां से हम ये पता लगा सकें कि इतिहास में ये घटना घटी थी और इस समय से इस अंतराल में घटी थी। ठीक है, तो अगर हम जनरली देखें तो इतिहास एक्चुअल जो हम बात कर रहे हैं अपने ऐतिहासिक स्रोत के, हिस्टोरिकल जो सोर्सेज हैं हमारे, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो एक अगर हम नॉर्मली देखें तो जनरली क्या है इसमें कि हम कह सकते हैं कि जो घटनाएं घटी हैं, जो घटनाएं घटी हैं और उनका क्रम, कि किस क्रम से घटी है। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज, घटना और उनका क्रम, इनका जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं इतिहास। एक तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के घटनाओं को और क्रम को स्टडी करने वाले अध्ययन को इतिहास। मतलब कि घटनाओं का और क्रम का पता अगर हम लग जाए तो हम ये अपना जो इतिहास है उसके बारे में हम अच्छी खासी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इतिहास। ध्यान रखिएगा, एक सिंपल मैंने ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में बताया कि ऐतिहासिक स्रोत में सबसे पहले जो हम बात करें अपना इतिहास की, इतिहास किसे कहेंगे, जो पास्ट में जो घटनाएं घट चुकी हैं। देखिए, इतिहास में बोलूं कि भविष्य में मैं इतिहास बनाऊंगा, वो इतिहास नहीं कहलाता। इतिहास वही होता है जो घट चुका होता है। ठीक है, तो घटनाएं कौन कौन सी हुई, क्रम उनका क्या है, उसका जो एक सिस्टम है मोटा मोटा, उसको हम बोलेंगे इतिहास। जैसे उदाहरण के तौर पे बात कर लें कि मान लीजिए ये कोई मार्कर है, जैसा कि मैं हर बार मार्कर का एग्जांपल देता हूं, आज भी दे, ये मार्कर है और मुझे ये मार्कर, मैं जा रहा था, मुझे एक मान लीजिए एक उभरा हुआ पृथ्वी की सतह मिली। मैंने उस सतह में खोज के मैंने ये पता लगाने की कोशिश करी कि जो ये उभरी हुई जगह है इसके नीचे कुछ हो सकता है। मैंने उसको वहां का उत्खनन किया। उत्खनन मतलब जो उसको एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, वहां की जो जमीन है उसको गड्ढा करना उसमें, या वहां की गड्ढे करके वहां, मतलब वहां की मिट्टी को हटा के, है ना, वहां अंदर क्या छिपा हुआ है ना, तो उन चीजों की जो जानकारी है उसको इतिहास बोलेंगे। वहां पे टीला के नीचे हमने वहां से मिट्टी वट्टी को सबको हटा के देखा, जो भी मलबा पड़ा था, हमने देखा कि वहां ये मार्कर मिला। अब हम इस मार्कर का, ये मार्कर मिला, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा, कि लिखने की कला उत्पन्न हो गई होगी। मैंने इस मार्कर को चला के देखा, मैंने इसका सब कुछ पता करा, इसमें इंक भी है, इसमें सब चीजें हैं। मैं इससे अनुमान लगा सकता हूं कि इतिहास के समय में जिस समय ये मार्कर है, जिस समय का मार्कर है, जो C18 से पता चलता है, कार्बन डेटिंग से, है ना, कि कितने समय पुराना है, हमने ये पता करा और हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि जो उस समय की जो लोग रहे होंगे वो लेखन कला में निपुण होंगे, लेखन कला जान चुके होंगे। दूसरा, मार्कर से हम ये पता लगा सकते हैं कि लोग कला, मतलब कि बनाने की कला, अलग अलग डिजाइन बनाने में, है ना, जो शिक्षा में यूज हो रही हो, उस समय डेवलपमेंट हो चुका था। इस तरीके से जनरली अगर मैं एक बात कहें या परिभाषा दें तो किसी भी घटना का उसके कालक्रम के अनुसार जो अध्ययन है, जो सिस्टम कहलाता है, उसको इतिहास कहते हैं। और याद रखिएगा, इस इतिहास को अध्ययन करने से हमें कुछ चीजों के बारे में पता चलता है जिसको हम कहते हैं उस समय की क्या, उस समय की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, उस समय की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी।
ठीक है, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या रही होगी, ठीक है, उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या रही होगी, ठीक है जी। ये इस तरीके की जो चीजें हैं, उस समय का अगर हम देखें आपकी धार्मिक स्थिति क्या रही होगी, तो इतिहास से हम आपका ये पता लगाते हैं, ठीक है, कि उस समय जो लोग रहे थे, चाहे वो किसी नदी के किनारे रहे हो, चाहे वो बस्तियों को बसा कर रहे हो, या कहीं भी पेड़ों पे रहे हो, कहीं भी रहे हो, इतिहास हमें यह बताता है कि उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रही होगी, ठीक है। उस समय जो समाज था वो समाज कैसा था, जैसे आप लोगों ने बहुत इतिहास में पढ़ा होगा, या आपने जब खुद का जीवन बचपन जिया होगा तो आपको यह पता होगा कि जब छोटे छोटे हमारा जब बचपन था, आप लोगों का बचपन था, तो क्या था कि आर्थिक स्थिति अगर हम देखें तो पहले जैसे गली में आइसक्रीम बेचने वाला आया, तो आइसक्रीम बेचने वाला हमेशा पैसे नहीं लेता था, हमेशा धन की मांग नहीं करता था आइसक्रीम देने के लिए। कभी कभी जो गांव के लोग हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे कि अपने घर में से अनाज लेकर आए, गेहूं चावल जो भी वहां रखा है वो लेकर आए, उन्होंने उस ठेली वाले को दिया, और उस ठेली वाले ने उस अनाज के बदले में उनको सामान दिया, जो भी आइसक्रीम है या जो भी और कुछ सामान है, प्रोडक्ट है, वो दिया, ठीक है। कुछ जगह ऐसा होता था कि पहले धन देते थे, जो रुपया है वो देते थे, 1 रुपया 2 रुपया, 1 आना 2 आना, उसके बाद में प्रोडक्ट देता था ठेली वाला। कहीं कहीं पे ऐसा भी चलता था, जैसे आपने देखा होगा जिसको मुद्रा बोलते हैं, मुद्राओं का वितरण होता, सॉरी आदान प्रदान होता था, कि मुद्रा आप दी किसी ने, है ना, 1 मुद्रा 2 मुद्रा 3 मुद्रा दी, 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, ठीक है, तो उसने फिर उसके बदले में प्रोडक्ट दिया, ठीक। इस तरीके से क्या होता था, इस तरीके से हम इतिहास में आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी उस समय की, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रही होगी, लोग अपना जीवन यापन किस तरीके से व्यतीत कर रहे थे। देखें तो सामाजिक स्थिति जो है हमारी, कि समाज की स्थिति कैसी थी, लोग कैसे रहा करते थे, लोगों का पहनावा कैसा था, लोगों का रहन सहन कैसा था। लोग जैसे अभी हम देखें उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिले हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में फिर जो जिले हैं उन जिलों के अंदर अलग अलग शहर नगर हैं, अलग अलग जगह हैं, है ना, तो कस्बे हैं, रूरल एरियाज हैं, है ना, शहरी एरिया है। तो उस समय की हम सामाजिक स्थिति का पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारा समाज रहा था उस समय, वो समाज कैसा रहा था, उनका पहनावा क्या था, उनकी बोलचाल कैसी रही होगी, उनकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो कैसी थी। वो लोग कबीलों में रहा करते थे, ऐसा तो नहीं है कि 10-10 लोगों का एक झुंड बनाकर एक जगह रह रहे हो, 20 लोगों का झुंड बना एक जगह रह रहे हो। उनका व्यवस्था कैसी थी, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वर्ण व्यवस्था चल गई। पहले वो वर्ण व्यवस्था कार्य के बेस पे थी, और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में आते आते वो व्यवस्था जन्मजात हो गई, जन्म के आधार पर हो गई। तो ये समाज ही तो है। तो इस तरीके से हम समाज का अध्ययन कर सकते हैं, सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं। अगले उसमें राजनीतिक स्थिति, कि राजनीति किस तरीके की थी। जैसे आपने देखा होगा अकबर का अगर हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग मंत्रियों के विषय में चर्चाएं होती हैं। जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो नवरत्न की वो होगी, उसमें चर्चा होती हैं। तो राजनीतिक स्थिति कैसी रही होगी, राजा की कितनी लिमिटेशंस थी, राजा क्या क्या कर सकता था, राजा के पास सेना होती थी नहीं होती थी, सैनिक का क्या काम होता था, महामंत्री का क्या काम होता था। इस तरीके से राजनीतिक स्थिति का वहां पे पता लगा सकते हैं हम। दूसरा धार्मिक स्थिति, कि उस समय जो लोग रह रहे थे, जो समाज था उस समय, वो कौन कौन से धर्मों को फॉलो करता था, या जो भी धर्म फॉलो करता हो उस धर्म का क्या क्या मान्यताएं थी, उस धर्म में रहकर लोग कौन कौन सी चीजों को फॉलो करते थे। जैसे कि अगर हम आज देखें हिंदू धर्म में सबसे घटिया जो हमारा एक चीज आती है हिंदू धर्म में, वो है वर्ण व्यवस्था, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से नीचता और ऊपरता का भाव पैदा करवाता है ना, कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये एक व्यवस्था है समाज की, ये एक धर्म व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था तो है ही है, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ये धार्मिक व्यवस्था है। अगर हम देखें जैन लोग हैं
जैन लोग किसी को पूछते हैं। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में बहुत सारे सूर्य देव अलग हैं, वरुण देव अलग हैं, गरुण देव अलग हैं, भगवान विष्णु अलग हैं, भगवान शंकर अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं। कोई कहता है कि किसी के मुख से क्षत्रिय निकला, कोई कहता है किसी के पैरों से शूद्र निकला। इस तरीके की जो बातें हैं, मतलब धर्म पहले जानवरों को पूजा जाता था, सांड को पूजा जाता था पहले। अभी आप देखते होंगे जो वर्तमान समय चल रहा है, यहां पर तुलसी की पूजा बहुत होती है, पीपल के पेड़ों की, जो पीपल का वृक्ष है उसकी पूजा होती है। तो इस तरीके से क्या है, सामाजिक स्थिति क्या रही, मतलब समाज में रहकर धार्मिक स्थिति क्या रही हमारी, ये चार चीजों के बारे में हम पता कर सकते हैं इतिहास को पढ़कर, इतिहास को जानकर, और इतिहास में भी घटनाओं को और उनके क्रम को पता लगाकर हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी स्थिति या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक स्थिति किस समय और कैसी रही होगी। ठीक है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा रट लीजिएगा। ये एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि इतिहास हम किसे कहते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के बाद हम बताने वाले हैं आपको कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। इतिहास में ही एक पहला आता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पुरातात्विक स्रोत एक्चुअल में होते क्या हैं, देखिए। एक्चुअल में पुरातात्विक स्रोत जनरली देखें तो ये कुछ साक्ष्य होते हैं, कुछ साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 1453 ईस्वी में लोग चावल का उपयोग कर रहे थे, या मैं ये बोल रहा हूं कि 1214 ईस्वी में या 1000 ईस्वी में लोग चावल का उपयोग नहीं कर रहे थे या चावल के नाम से भी परिचित नहीं थे, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मेरे पास में इनका एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है। देखिए, चाहे भारत में कुछ भी हो, चाहे न्यायपालिका हो, वो भी प्रूफ मांगती है। तो जो ज्ञान हम दूसरों को दे रहे हैं उसके बेस पे हमको पता होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं उसके साक्ष्य कौन कौन से हैं, एविडेंस कौन कौन से हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुरातात्विक स्रोत में हमारे अलग अलग चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपका अभिलेख आ जाता है, डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अभिलेख आ जाता है, सिक्के आ जाते हैं, ठीक है, भवन आ जाते हैं, जानते हो भवन, ठीक है, मूर्तियां आ जाती हैं इसके बाद में, मूर्तियां, ये सारी चीजें जो आ रही हैं हमारी, ये सारी चीजें हमारी पुरातात्विक स्रोत में। और देखें तो बर्तन भी आ जाते हैं हमारे, देखें ना कि मिट्टी के बर्तन हैं या किस तरीके के बर्तन हैं। लोग आज के अगर जमाने में देखें तो आज लोग स्टील के बर्तन यूज करते हैं, कॉपर के बर्तन, कुछ कॉपर की बॉटल्स भी यूज करते हैं, सिल्वर के बर्तन भी यूज करते हैं, कभी लोग मिट्टी के बर्तन भी यूज करते हैं। तो ये सारे जो बर्तन वाला सिस्टम है सब पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा, हमारा ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पुरातात्विक स्रोत बहुत बड़ी चीज है। तो जितनी भी ये चीजें हमारी, अभिलेख, सिक्के, भवन, मूर्तियां, बर्तन, या मान लीजिए आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको बोलते हैं स्मारक, है ना। ये सब चीजें हमारी जो आ रही हैं, स्मारक, अभिलेख, सिक्के, भवन, मूर्तियां, बर्तन, ये सारे के सारे हमारे आ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत में। ठीक है, कि इन चीजों के अध्ययन से, इन 5-6 चीजों के अध्ययन से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो पुरातात्विक स्रोत जो है हमारे, उनका इतिहास क्या रहा। अभिलेख से हमें क्या पता चलता है, हो सकता है किसी समय के राजा का पता चल जाए, राजा के जो सामाजिक स्थिति है उसका पता चल जाए, आर्थिक स्थिति का पता चल जाए, धर्म की स्थिति का पता चल जाए। मान लीजिए मूर्तियां हैं, मूर्तियों से कुछ जो आपकी होती है, क्या बोलते हैं, जो कला है उसका पता चल जाए। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। बर्तन है, उस समय कैसे लोग बर्तनों में खाना खाते थे,
मृत भांड आपने एक नाम सुना होगा, है ना। इस तरीके के जो चीजें हैं, सिक्के आपने सुना होगा, किसी राजा ने अपने सिक्के पे अपना ही चेहरा बनवा दिया, अपनी ही छवि बनवा दी। किसी ने अपने जो देवता जिसकी वो पूजा करता था उसका चित्र बनवा दिया। तो इस तरीके की जो ये चीजें हैं, स्मारक, अभिलेख, सिक्के, भवन, मूर्तियां, बर्तन, ये जो हमारे, ये एक तरीके के साक्ष्य हैं, साक्ष्यों के नाम हैं, जो हमारे एविडेंस हैं। उन एविडेंसेस के नाम हैं कि पहला एविडेंस हमारा रहा स्मारक, दूसरा एविडेंस हमारा रहा अभिलेख, तीसरा एविडेंस रहा सिक्के, अगला भवन, अगला एविडेंस रहा हमारा मूर्तियां, अगला एविडेंस रहा हमारा बर्तन। ये वो साक्ष्य हैं जिसको हम पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक है, इन पुरातात्विक स्रोत से हम लोग उस समय की घटनाओं का और उस समय के क्रम का पता कर सकते हैं। एक पद्धति होती है C18, जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग, जिसको बोलते हैं हम कार्बन डेटिंग। बहुत अच्छी पद्धति है, एक बार पढ़िएगा इसको, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये छोटा सा जो एक बोर्ड पे इतना सारा है, ये चीज बहुत छोटी, लेकिन अगर हम अध्ययन करेंगे, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं वो इसी के अंदर समाया हुआ है सारा, ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों से हम वहां की स्थिति पता कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति पता कर सकते हैं, सामाजिक स्थिति पता कर सकते हैं, या वहां की जो राजनीतिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, वहां पता कर सकते हैं। एक वर्ड आता है टीला, आपने सुना होगा टीला निर्माण। तो व्हाट इज टीला? ये चीला नहीं है, ध्यान रखिएगा, चीला नहीं है। सर्दियां पड़ रही हैं, चीला बना के खाया कीजिए, चीला नहीं है, टीला है। ये चीला नहीं हो सकता है। हमें पुरातात्विक साक्ष्य से हमें यह पता चल जाए कि कोई लोग वहां पे चीला भी खाते थे, चीला बनाने की कला वहां पर डेवलप हो गई थी, यही पता कर सकते हैं। एक अच्छा बढ़ाया, देखिए क्लास के होते तो चीला, हम आगे चर्चा करेंगे चीला मिला था या नहीं मिला था। देखिए टीला, टीला क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारी फ्लैट सड़क जा रही है, मान लीजिए, या कोई स्थान है। अब मान लीजिए इसमें क्या हुआ, यहां ये फ्लैट है, सड़क थोड़ी उभरी हुई, ये फिर थोड़ा सा इसमें इस तरीके से क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। या मान लीजिए यहां से सड़क जा रही है, ये एक परिवर्तन हो गया। ये जो है, ये जो भाग है इसका, ये भाग कहलाता है टीला। ध्यान रखिएगा, ये भाग कहलाता है टीला। मतलब कि पृथ्वी का उभरा हुआ जो भाग है, जिसके नीचे कुछ संभावनाएं हैं एविडेंसेस की। यहां पे संभावना है किसकी? यहां पे संभावना है किसी साक्ष्य के मिलने की। ठीक है, यहां पे संभावना किसी के साक्ष्य की मिलने की है कि यहां पे जो हमारा नीचे जो हमको टीला मिला है, उभरा हुआ भाग जो है, इस टीले से हमें कुछ भी पता कर सकने को मिल सकता है। जैसे कि हो सकता है वहां पर कुछ सिक्के मिल जाए हमें, वहां पर कुछ लोहा मिल जाए, वहां पर तांबा मिल जाए हमें, वहां पर मान लीजिए किसी का कंकाल मिल जाए, वहां पर किसी की हड्डियां मिल जाएं। हड्डियों में जानवर की हड्डियां भी हो सकती हैं, मनुष्य की हड्डियां भी हो सकती हैं, या इनके अलावा किसी और भूत प्रेतों की हड्डियां। आजकल जो लोग अंधविश्वास कर रहे हैं, वो तो उनके लिए तो एक साक्ष्य भूत प्रेतों की हड्डियां भी हो गया। ऐसा कुछ होता नहीं है भूत प्रेत, तो ठीक है ना। जैसे आपने एक इतिहास में एक चीज सुनी होगी कि प्राचीन समय के लोग, जब कोई मालिक की मृत्यु हो जाती थी, तो उस मालिक के साथ में उस मालिक का कुत्ता भी दफना दिया जाता था। बताइए कितनी निर्मम हत्या कर देते थे लोग। मालिक मरा और मालिक के साथ में उसका पालतू कुत्ता भी, या कहीं कहीं पर ऐसे साक्ष्य भी मिले जहां पर बकरी को दफनाने के, मालिक के साथ बकरी को दफनाने के भी एविडेंसेस हैं। कहीं कहीं पे ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जब उत्खनन किया उत्खननकर्ताओं ने, कि बच्चे का जो कंकाल मिला, उस कंकाल के साथ में उसके खाने पीने की चीजें भी मिली, अनाज भी मिला। ये सारी चीजें जो है साक्ष्य हैं एक तरीके से।
आपने इतिहास में पढ़ा होगा कलश दफनाना। कलश में क्या करते थे, कोई शिशु मर जाता था तो उस शिशु की मृत्यु के पश्चात उसके शव को कलश में रख करके उस कलश को कहीं पर गड्ढा करके गाड़ देते थे। इसको बोलते थे हम कलश शवाधान। ध्यान रखिएगा, एक वर्ड है कलश शवाधान। कलश शवाधान बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कलश में रख करके शव का अंतिम संस्कार कर देना, कलश समाधान। आपने यह भी पढ़ा होगा इतिहास में कि कुछ ऐसे हुआ करते थे जो अंतिम संस्कार हुआ करते थे कि किसी बॉडी को पूरा जला देते थे जब तक कि वो राख ना हो जाए। कुछ कहीं पर ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जिसमें डेड बॉडी को आधा जलाते थे और आधा जलाने के बाद में जो बॉडी बचती थी उस बॉडी को पशु पक्षियों जानवरों के लिए फेंक दिया करते थे। तो इससे में क्या पता चलता है, हम अपना दिमाग दौड़ाएं यूपीएससी लेवल के लिए तो आधी बॉडी जला दी और आधी बॉडी उन्होंने जानवरों को दे दी। इससे दो चीजें होती हैं, जो परंपरा है वो परंपरा भी पूरी हो गई और मृत्यु के बाद कोई ऐसा नहीं होता कि आत्मा है या नहीं है। तो उस पर्पज से देखें तो जो समय की सोच रही होगी उस समय के लोगों की, अंतिम संस्कार की परंपरा को पूरा करने के उपरांत उन्होंने बॉडी को जानवरों के लिए छोड़ देते थे। मतलब कि अब उस शरीर का कुछ बेनिफिट नहीं है तो इससे तो अच्छा किसी का तो बेनिफिट हो, जो उसके अंदर मांस है, हड्डियां हैं, जो भी चीज खाने लायक है, जो भोजन है किसी जानवरों का, तो उसका हम बेनिफिट दे सकते हैं उसको। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो यूपीएससी लेवल के माइंड की चीजें हैं कि हम किस तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं कि हम उस समय कौन सी मूर्तियां, किस तरीके की मूर्तियां का उपयोग करते थे। अगर आप देखेंगे खजुराहो के मंदिर में जाइए, आप अलग अलग देवी देवताओं के मंदिरों में जाइए, आंध्रा में जाइए, आप पुरी में जाइए तो आपको कला मिलेगी। आप उत्तराखंड की तरफ जाइए, आपको अलग अलग तरीके की कलाओं का विकास मिलेगा वहां पर कि किस तरीके की कला को लोग अचीव कर चुके थे। कला और संस्कृति के क्षेत्र में कितने लोग आगे निकल चुके थे, ऐसी कलाएं देकर गए हैं प्राचीन सभ्यता हमें कि आज के जो इंजीनियर हैं वो भी नहीं बना सकते। हमें यह पता चलता है कि किस तरीके के बर्तनों का उपयोग होता था। बर्तनों में अगर आप देखोगे तो चित्रित बर्तन हम यूज कर सकते। मैं अभी इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो नहीं लिया हो तो ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आइए हम बात करने जा रहे हैं जनरली कि अभी तक जो मैंने बताया कि जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, ये जो हमारे क्या हैं, जो पुरातात्विक स्रोत हैं हमारे, पुरातात्विक स्रोत, ये जो स्रोत हैं इनसे और क्या चीजें मिल सकती हैं जानकारी। अभी मैंने आपको बताया, आपने एक शब्द सुना होगा मृद भांड। मृद भांड ये बहुत बड़ा बर्तन होता था। मतलब बड़ा मतलब इसने मतलब उस समय उपयोग होने वाला सबसे फेमस बर्तन अगर हम देखें इतिहास में तो मृद भांड है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा चीज अगर आप देखो तो जो बर्तन हुआ करते थे वो आपके साधारण बर्तन हुआ करते थे, कुछ पे आपका चित्रित बर्तन हुआ करते थे, लेखित बर्तन। ये सारी चीजें क्या हैं कि साधारण बर्तन में तो लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए और उनको यूज में ले लिया, जैसे आजकल के समय में दिवाली पर होता है।
जो कुम्हार है वो बर्तन को बनाता है और उसको सेल कर देता है, साधारण बर्तन। लेकिन आपने एक चीज नोट करी होगी कि वही कुम्हार कुछ बर्तनों पे चित्रकारी करता है, उस पर किसी एक ऐसे डिजाइन बना दी जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। चित्रित मृत भांड मतलब कि जो बर्तन वो उपयोग में ला रहे थे उन बर्तनों में भी वो लोग चित्रकारी करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ हो कि साधारण बर्तन यूज हो रहे हैं। आप देखोगे कि कुछ बर्तन ऐसे भी मिले हैं जिन पर ऊपर ढक्कन लगे होते थे ढकने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चित्रित बर्तन कौन से थे, लेखित बर्तन कौन से थे, डिजाइन वाले जो हमारे पॉट थे वो कौन से हुआ करते थे, है ना। कुछों पर तो आप अभी जब हम पढ़ेंगे आगे चैप्टरों को तो आप देखोगे कि कुछ बर्तन तो काले कलर के हैं, काला कलर हो रहा है, कुछ पर लाल कलर हो रहा है और कुछ पर काला और लाल दोनों हो रहे हैं। यहां से हमें यह भी पता चल सकता था कि हमने पढ़ा काला लाल और काला और लाल, ये चीज पढ़ी हमने, लेकिन माइंड हमारा यह कहना चाहिए कि काला और लाल मतलब हम समझ गए कि बर्तन पर उस समय रंगाई हुआ करती थी। ठीक है, लोग अलग अलग कलर के बर्तन उपयोग करते थे, लोग चित्रित बर्तन उपयोग करते थे, लोगों को कुछ उस पर लिखा हो जाए तो वो वाले बर्तन उपयोग कर लेते थे, साधारण बर्तन को उपयोग कर लेते थे। लेकिन हमें अपने दिमाग से ये एक थिंक करना है कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब ये भी है कि बर्तन तो ये वाले उपयोग हो रहे थे, लेकिन उस समय अगर हम देखें तो लोग अलग अलग रंगों से भी परिचित हो गए थे, अलग अलग रंगों से भी परिचित हो गए थे। लोगों को चित्रकारी आने लगी थी, लोगों को चित्रकारी आने लगी थी, लोगों को लेखन की कला भी आने लगी थी। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, है ना। लोग मिश्रित रंग यूज करने लगे थे, मिश्रण जिसको हम बोलते हैं, मिश्रित रंग की कला भी जानने लगे थे। एक रंग और दूसरे रंग को मिला के जो तीसरा रंग बनता है उस कला को भी लोग जानने लगे थे। लोग हैंडमेड हस्त निर्मित कलाओं से भी परिचित थे। भाई उस समय कोई मशीन तो थी ही नहीं, चाक पर तो बनाते थे। अब सबसे पहली बात तो हस्त निर्मित हाथों से बनाए गए बर्तनों का उपयोग होता था। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय की अलग अलग मशीनों पर दोना या पत्तल बनाया जाए, नहीं, हस्त निर्मित बर्तन थे। मृत भांड था हस्त निर्मित था, गिलास था हस्त निर्मित, प्लेट बनी मिट्टी की वो भी हस्त निर्मित। लेकिन उसके साथ साथ में उससे पहले लोगों ने क्या किया, चाक बनाया। तो ध्यान रखिएगा, चाक बनाने की कला भी विकसित हो गई, चाक बनाने की कला भी विकसित हो गई। तो देखिए, पढ़ा हमने सिर्फ बर्तन के बारे में, है ना, लेकिन हमने इन सारी चीजों को पढ़ने से कितनी सारी चीजों पर फोकस डालकर दिमाग से कितनी सारी चीजों का पता लगा लिया। और यही इतिहास है, ध्यान रखिएगा। हम जो इतिहास खेल खेल रहे हैं, है ना, ये इतिहास यही है। इतिहास आपको हर चीज नहीं बताएगा, आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा इतिहास को समझने के लिए, ध्यान रखिएगा। अभी आप देखोगे कि आप इतिहास में पढ़ोगे कि यह एक तरीके से धन को संरक्षित करने के काम में आता था। धन संरक्षित या धन का संरक्षण, धन को संरक्षित करने के कार्य में आया करता था। भोजन को संग्रहण या भोजन कलेक्शन के लिए भोजन संरक्षित या भोजन संरक्षण या जल संरक्षण, जल संरक्षण, देख रहे हो आप, एक शब्द से हमने अपना दिमाग दौड़ाया तो कितनी सोच डेवलप हो गई। हमने देखा मृद भांड क्या है, एक मान लीजिए इस तरीके का कोई मान लीजिए पॉट है,
इस तरीके का, उसके ऊपर मान लीजिए या तो मान लीजिए चित्रकारी हो रखी है इस तरीके की, या मान लीजिए कुछ भी XYZ हो रखा है ना। तो अब ये जो चीज है ये सिर्फ खाना खाने के लिए थोड़ी उपयोग होती है। आप अगर अभी भी ऐसे एरियाओं में जाओगे जहां बहुत कम विकास हुआ है, ऐसे गांव की तरफ जाओगे जहां पे विकास का नामो निशान अभी नहीं है, बहुत ना के बराबर विकास हुआ है, वहां पर देखेंगे लोग आजकल के जो बर्तन हैं, जो सिल्वर के बर्तन हैं, जो आपके स्टील के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, उनमें ये सारी चीजें आज भी होती हैं। भाई ये तो नॉर्मली है आपका भोजन। तो देखो मिट्टी का हो बर्तन हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे किसी का भी हो, भोजन तो खाओगे ही उसमें। लेकिन इनके अलावा ये दो चीज भी तो हैं, जल संरक्षण और धन संरक्षण। याद रखिएगा दोनों पे अभी तक हमने इस पे फोकस डाला, ये चीजें निकालनी सारी। अब हम इन पे फोकस डालें तो क्या पता चलेगा कि अगर धन संरक्षण होता था तो इसका अर्थ है उस समय के व्यक्तियों का या मानव का ब्रेन इतना डेवलप हो चुका था कि वो मृत भांड में धन को संरक्षण करके भविष्य की चिंता कर रहे थे। वो अपनी जीवन यापन को लेकर, रोजमर्रा की चीजों को लेकर बड़े सतर्क रहा करते थे। जल संरक्षण से हम क्या समझ सकते हैं? कोई व्यक्ति अगर किसी चीज में जल संरक्षण करे तो इसका मतलब क्या है कि उस समय पानी की कमी हुआ करती थी, पानी की कमी हुआ करती। देखो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम्पल बता रहा हूं किस तरीके से सोचना है आपको। हालांकि उस समय अगर हम देखें तो पश्चिमोत्तर हमारा जो एरिया है, पश्चिम और उत्तर वाला जो एरिया है, वहां पर बहुत विकसित चीजों की हमें एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो वहां की जो भौतिक संस्कृति थी, जो फिजिकल कल्चर था वहां का, उसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता चली। तो पानी की कमी होती थी या वर्षा बहुत कम पड़ती थी, जिससे लोगों को पानी संरक्षित करके रखना पड़ता था। यही एक मतलब निकलता है जल संरक्षण। अगर आप अभी देखेंगे तो कुछ समय पहले जो हमारे मध्य प्रदेश है, जो राजस्थान है, यहाँ पर जो हमारी आईएएस ऑफिसर हैं, जो कलेक्टर हैं, टीना दाबी जी हैं और आपका अक्षर जैन जी हैं, ये जो हमारे सीईओ हैं, तो इनको अभी माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जल संरक्षण करने के लिए ही बड़े स्केल पर क्या मिला है, इनको इस चीज के लिए अवार्ड दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस राजस्थान में पानी की इतनी कमी रहती हो और एक कलेक्टर ने आके वहां पर ऐसी योजना बनाई कि अब लोगों को वहां पर जो बारिश का पानी है, जो फ्री का पानी मिल रहा है, ना आपको कोई बिजली का बिल देना, ना आपको कुछ देना, बस संरक्षण करना है उसका, उसको कहीं ना कहीं पर संरक्षित करके भविष्य में उपयोग में लाना है। आप उससे पानी को पी सकते हैं, अपने पर्सनल यूज में ला सकते हैं, नहा धो सकते हैं। ये सारी चीजों की जो योजना बनाई, जो कलेक्टर साहब ने बनाई है, जो प्रोजेक्ट चालू करा, आज राजस्थान के लिए बहुत बल्ले बल्ले हो गई। वहां की जो एक वहां उन लोगों के मन में एक क्या जगह है, उन लोगों के मन में एक आस जगी है कि भविष्य में हम लोग क्या करेंगे, भविष्य में हम लोग पानी की जो कमी है, ये जो दुविधा है, इसको दूर कर सकते हैं, और दूर कर भी दी है। क्यों करा ऐसा डाबी जी ने या और कलेक्टर्स जो हैं अलग स्टेट्स के? क्योंकि उन्होंने इस तरीके से सोचना चालू करा। उन्होंने सिर्फ यही नहीं सोचा, अच्छा काला कलर का उपयोग हो रहा था तो हो रहा था, मतलब कि उस समय काले कलर का मृदभांड या काले कलर का पॉट हमको मिल गया, मतलब मिल गया, खत्म। लेकिन जब कोई व्यक्ति सोचेगा काले कलर का पॉट मिला, मतलब इससे कहां कहां की लोगों क्या क्या चीजें बन रही होंगी, तो मतलब कि साफ है। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। यूपीएससी क्रैक करना है तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। अगर कर्म अच्छा होगा, कर्म के लिए की गई मेहनत अच्छी होगी, तो फल भी मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आपको हम थोड़ा सा डिस्कस किया है हमने ब्रीफ में। तो ये देख लीजिएगा, मैंने यहां पर सिर्फ नाम ही लिखे हैं, और जिस तरीके से मैंने समझाया आपको, उसी तरीके से मेंस आंसर राइटिंग लिखनी है। ठीक है, और सारी चीजें मैंने लगभग कवर कर दी हैं इसमें। जो पुरातात्विक स्रोत हमारे हो सकते हैं, क्या यूज हो सकता है उनका, इस तरीके से
तो ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़िया चल रहा होगा आपका काम, आगे चलते हैं। ठीक है जी दोस्तों, हमने आज की क्लास में यह पढ़ा कि पुरातात्विक स्रोत से मतलब क्या है। पुरातात्विक स्रोत में जनरली हमारे क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और थोड़ा सा आगे अगर हम इसको देखें कि पुरातात्विक स्रोत में और क्या चीजें आ सकती हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, हमने सिक्के के बारे में बात कर ली, हमने मृद भांड के बारे में बात कर ली बड़ी अच्छी अच्छी, हमने भवनों के बारे में बात कर ली, हमने और चीजों के बारे में बात कर ली। एक बढ़िया चीज जो प्राचीन लोगों का जीवन टिका होता था जिसपे, उसको हम बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं औजार। ध्यान रखिएगा, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम औजार। औजार, जितना इसका नाम सिंपल है उतना इसका काम बड़ा खतरनाक है। औजार, देखिए मैंने एक शब्द पढ़ा औजार, बस खत्म। एक साधारण व्यक्ति औजार, उस समय औजार की खोज हुई, खत्म। लेकिन जो व्यक्ति यूपीएससी की या पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए सिर्फ औजार कहने से काम नहीं चलेगा। अब औजार का नाम आते ही आप अपना दिमाग दौड़ा दीजिए। सबसे पहली तो ये चीज, औजार मतलब खतरनाक चीज, मतलब उसकी ये चीज दौड़ाइए कि पहले पत्थर से बनते थे औजार या फिर आपके किसी धातु से बनते थे। ये दो चीज, धातु का तो निर्माण प्राचीन काल में नहीं हुआ था, जो मैंने आपको कल बताया था, ऐतिहासिक काल, सॉरी प्राचीन काल, मध्य और आधुनिक, ठीक है। प्राचीन में भी मैंने आपको बताया था पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ठीक है। तो हम जो इस वाले की बात कर रहे हैं, पुरापाषाण, जो प्राचीन की बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो उस समय धातु के हथियार नहीं चलते थे। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं, मैं अभी सबकी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ यह बता रहा हूं पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, जो पुरातात्विक स्रोत हैं हमारे, उसमें एक है औजार। अब ध्यान रखना, औजार का मतलब यह है कि उस समय जो औजार उपयोग में लाए जाते थे, इसका अर्थ है वहां पर कुछ ना कुछ खतरा रहा होगा और कुछ ना कुछ ऐसा कार्य वो लोग करते होंगे जिसको करने के लिए औजारों का उपयोग होता था। औजार आपके पत्थरों के भी उपयोग होते थे, औजार आपके धातुओं के भी उपयोग होते थे, है ना। ये धातुओं के अगर आप औजार देखो, आज के समय में कुल्हाड़ियां बन रही हैं, पहले कुल्हाड़ी पत्थर की बनती थी, आज कुल्हाड़ी लोहे की भी बनती है ना। आज अगर खुरपी देखोगे, जिसको खुरचन बोलते हो, पहले खुरचन बोलते थे उसको, खुरचनी बोलते थे उसको, आज उसको खुरपी बोलते हैं मॉडर्न उसमें टाइम में। फावड़ा, मिट्टी को खोदने के लिए, भाला बनता है, ये सब चीज किसकी बनी, मेटल की बनी, किसी भी धातु की बनी। उस समय के लोग धातुओं का उपयोग कर रहे थे। अगर मैं प्राचीन समय में जाऊं, सबसे प्राचीन, जब लोग जब मानव आग की खोज कर रहा था, जब मानव अपने 4 पैरों से उठकर 2 पैरों पर चलने लगा, पेड़ों से उतरकर नीचे रहने लगा था, ये उस समय की बात मैं बता रहा हूं। और उस समय ध्यान रखिएगा, खाद्य संरक्षण या जो खाद्य पदार्थ हुआ करते थे, वो व्यक्ति प्राकृतिक तरीके से ही लेता था, वो प्राकृतिक तरीके से ही लेता था। ऐसा नहीं है वहां पर उस समय पिज्जा, बर्गर, डोमिनोज का पिज्जा और ये मोमोज चल रहे थे, ये नहीं था। पहले खाद्य पदार्थ
के लिए, मतलब कि अपने खान पान के लिए जो मानव हुआ करता था वो पूरी तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर करता था। अब प्रकृति में आपके चाहे कंदमूल फल आ जाए, चाहे वहां उसको सेब लटका हुआ मिल जाए न्यूटन की तरह, चाहे अमरूद मिल जाए, और चाहे तो उसको मांस मिल जाए, चाहे तो उसको मांस मिल जाए, मीट। और सबसे जो खाने के लिए उनको रहा करता था, एक तो कंदमूल और एक मांस। ये दो चीजें ऐसी थी जिनके ऊपर उनका जो एक तरीके से जो खाद्य सामग्री थी वो इन्हीं के ऊपर निर्भर करती थी। ठीक है, अब देखिए कंदमूल फल। कंदमूल फल तो देखो सिंपल सी बात है, जब मानव को पेड़ पर चढ़ना आता था तो कंदमूल फल तो वो पेड़ पर चढ़ के भी तोड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे ही फल को इंसान पेड़ पर चढ़ के तोड़े। कुछ फल ऐसे भी हैं जो बहुत ऊंचाई पे हैं, उनके लिए कुछ अस्त्र शस्त्रों की जरूरत पड़ती है, औजारों की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज मांस। अब मांस को अगर कोई व्यक्ति खाएगा तो सिंपल तरीका है, पहले दुकानें तो नहीं हुआ करती थी, बूचड़ खाने तो नहीं हुआ करते थे पहले कि नहीं जी वहां गए और 1 किलो मुर्गा काट दो, है ना। ऐसा तो नहीं आज से 10 लाख साल पहले एक मानव गया हो 4 पैरों पर चलते हुए, लाओ जी हमको 1 किलो मुर्गा और 1 किलो मछली दे दो, ऐसा तो नहीं हुआ करता था। तो इसीलिए क्या था, जो मांस होता था उस मांस को भोजन के लिए कलेक्ट करने के लिए उसको इकट्ठा किया जाता था, भोजन के लिए इकट्ठा करा जाता था। अब उसमें अलग अलग चीजें आती थी, ये नहीं है। अब मांस तो देखो मांस है, उसमें आपका जानवर आ जाते थे, आपकी उसमें मछलियां आ जाती थी उसके, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती थी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या समझे। तो अब जो जानवर है वो तो ये कहेगा नहीं ना आके भाई लो आदि मानव मैं तुम्हारे पास आ गया और लो हमको खा लो, हमारे आंत आंत में से हमारा सारा मांस निकाल के नोच नोच के खा लो, ऐसा नहीं था। इसलिए पहले क्या था, जानवरों पर अटैक करना पड़ता था, जिसको बोलते थे शिकार। याद रखना, जब आप खाने के लिए मांस की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सीधे यहां यूपीएससी में पर यहां आ जाना चाहिए कि मानव शिकार की कला को जान चुका था, शिकार करना सीख गया था। और शिकार करने का खाक सीखेगा जब तक उसके पास औजार नहीं होंगे। तो देखिए कहां कहां से बातों को लिंक करना पड़ रहा है, औजार से शिकार करना। अब किसी की चमड़ी है, देखो बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं पूरे विश्व में, किसी की चमड़ी पत्थर होती है, किसी की चमड़ी मक्खन होती है, किसी की चमड़ी कुछ होती है, किसी की कुछ होती है। तो हमारा जो ऐसा ही जो जानवर है, मछलियां हैं या और भी जो शिकार के लिए जानवर हुआ करते थे वो भी अलग अलग तरीके के हुआ करते थे। तो उन्हीं शिकार करने के लिए आदि मानव ने, उस समय के मानव ने औजारों की खोज करी। ठीक है, औजारों की खोज जब करी तो अब इसके लिए अलग अलग तरीके के औजार भी चाहिए होंगे। अब आप किसी डंडे से किसी जानवर की पीठ पर प्रहार करोगे तो जानवर भाग जाएगा, लेकिन आपके हाथ नहीं आने का, या हो सकता है कि आप पर उल्टा अटैक कर दे वो। अब देखो दो चीजें हुई हैं, जब आप उसको डंडा मारोगे, एक ऐसा औजार जो उस शिकार के लिए ठीक नहीं है, आपने उसका उपयोग करा, तो दो ही चीज होंगी, या तो वो शिकार भाग जाएगा और या वो शिकार आप पर उल्टा हमला करेगा, दो ही चीजें। अगर वो शिकार भाग गया तो इसका मतलब आपका औजार किसी काम का नहीं है, और अगर वो शिकार आपके ऊपर अटैक कर गया तो भी फिर भी आपके पास वो औजार किसी काम का नहीं है। तो इसलिए क्या दो तरीके के औजार बनते थे, एक तो अपने शिकार करने के लिए, है ना, एक तो शिकार करने के लिए, ठीक है, और दूसरा अपनी रक्षा करने के लिए। ये दो तरीके के औजार मानव ने बना लिए थे, जिसमें आपका भाला आ जाता था, भाला आता था, बर्छी आती थी, छीलन आती थी,
ठीक है, इस तरीके से बाण आते थे, नुकीले बाण आते थे पत्थरों पर घिसकर, है ना, उनकी जो नोक हुआ करती थी उनको भाले की तरह पैना बना दिया जाता था। तो याद रखना, रक्षा करने के लिए और शिकार करने के लिए क्या करते थे लोग, औजारों का इस्तेमाल करते थे, और अपने पर्सनल यूज में तो करते ही होंगे। और दूसरी चीज अब देखिए, जब आपने यहां तक सोच लिया, हमने क्या बोला, किसकी तरह सोचना है, इन दोनों की तरह सोचना है, ठीक है। तो अब दिमाग दौड़ाओ कि रक्षा तो कर ली, चलो अच्छी बात है, लेकिन जो शिकार है, शिकार करके क्या मिला, मांस मिला हमें। अब दो ही चीज हो सकती हैं, या तो वो मांस को कच्चा खाएगा और या मांस को पकाकर खाएगा। अब उस समय तो आग नहीं थी, ठीक है, अब उसने क्या करा, मांस को कच्चा खाने लगा, और जब मांस को कच्चा खाने लगा तो क्या हुआ, बीमार पड़ने लगा। अब देखो, बीमार पड़ने लगा, उस समय कोई एम्स का डॉक्टर या क्या नाम है, किसी अस्पताल का डॉक्टर तो था नहीं कोई कि आपने क्या खाया उसको बता दे कि नहीं जी आपने आज मुर्गा जो था वो इन्फ्लुएंजा वाला मुर्गा खा लिया आपने, या आपने क्या नाम है, आपने एड्स वाला मुर्गा खा लिया, ऐसा तो नहीं है ना, या एड्स वाला हिरन खा लिया, सांड खा लिया आपने, ऐसे नहीं। तो क्या था, इसके लिए उसने अपने जो शिकार करता था उस मांस को पकाकर खाना स्टार्ट कर दिया। और जब पकाकर खाना स्टार्ट करेगा तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए एक शब्द आता है, आग की खोज। इसकी भी एविडेंस मिली हमें, आग की खोज की, राख मिली है, आग इस्तेमाल करेगा। अब देखो, आग वहां पे मोदी जी ने या किसी गवर्नमेंट ने वहां पे वो तो नहीं भिजवाया, सिलेंडर एचपी का सिलेंडर है, इंडियन का सिलेंडर है, भारत गैस का सिलेंडर तो नहीं भिजवाया ना, कि नहीं चूल्हा वितरण हो रहा है, गरीब घर योजना, ऐसा तो नहीं है ना, आवास योजना, कुछ नहीं। तो उसने अपना दिमाग लगाया। और देखो, दिमाग इसलिए नहीं लगाया, याद रखिएगा, कि उसको मांस पकाकर खाना है, इसलिए नहीं दिमाग लगाया। वो तो कच्चा खा रहा है, उसको यही नहीं पता बीमार कैसे पड़ा, बीमार हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, मर गया, क्यों मरा नहीं पता हमें। शिकार कर क्या, मांस खा लिया, पेट भर गया, सो गया, खत्म। सुबह उठा, फिर किसी हिरण पर बर्छा मार दिया, फिर मर गया, फिर खा लिया, फिर सो गया। ये काम था पहले। निफराम था, हडंबर आदमी था पहले, हडंबर, घूमने वाला, घुमक्कड़। अब एक बार क्या हुआ, दो चंगू मंगू बैठे थे। अब चंगू मंगू दोनों नंगे थे, पहले तो वस्त्र नहीं हुआ करते थे ना, तो चंगू मंगू नंगे बैठे। चंगू ने लिया एक पत्थर, पत्थर तो हुआ करते थे इसलिए तो हम बोलते हैं पाषाण युग। चंगू ने लिया पत्थर, मंगू ने लिया पत्थर, दोनों में लड़ाई हो गई कि आज बकरे का मांस मैं खाऊंगा। चंगू ने मारा नहीं खाएगा, मंगू ने मारा तू भी नहीं खाएगा। दोनों के पत्थर आपस में टकरा गए। उन्होंने देखा, अरे क्या हुआ, ये तो चिंगारी निकल रही है, इसमें तो एक लाइट तरीके की वो निकल रही है। क्या निकल रही है, चिंगारी, ठीक है, चिंगारी निकल गई। और जैसे चिंगारी निकली तुरंत ही उनके क्या आया, तुरंत उनके दिमाग में आ गया कि अरे आग जला सकते हैं हम। अब आग जलाने लगे उन्होंने, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके उन्होंने आग जलाई। जैसे आप लोग देखते होंगे, जब कहीं पे बजरी को बजरी से, पत्थर को पत्थर से मारते हो तो क्या होता है, आग निकलती है ना। तो क्या है, उस चिंगारी से उन्होंने आग जलानी स्टार्ट कर दी। आग, पत्थर ने पत्थर टकरा के आगे लगानी स्टार्ट कर दी। अब देखिए, अब फिर दौड़ाइए दिमाग, हमने क्या बोला, यूपीएससी, इन दोनों वर्ड को नहीं भूलना है, हर समय इसके दिमाग से ही काम लेना है। अब इस चिंगारी से, चंगू मंगू की लड़ाई में चिंगारी निकली, और चिंगारी से कितना फायदा हुआ देखिए। सबसे पहली बात तो मांस को पका के खाने लगा, तड़का लगा के, प्याज और लहसुन का तड़का, गरम मसाला तड़का और अंग अंग भड़का, ऐसे खाने लगा। और दूसरी चीज, अब जब ये मांस को पका के खाने लगा तो दो चीज और हुई। जब यहां पर आग है तो आग से क्या हुआ, उसने अपनी रक्षा करनी भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि आग के पास में जानवर आना बंद कर दिए थे। जहां आग दिखाई दी वहां से जानवर पीछे की तरफ जाने लगे, हटने लगे, ठीक है जी। और दूसरा, जो सर्दियां पड़ती थी, जो मौसम में परिवर्तन होता था, है ना, जो ठंडी पड़ती थी, उस चिंगारी से, उस आग की हेल्प से क्या होता था,
आग की हेल्प से, और उसको अपना जो ठंड लगती थी वो भी खत्म होना चालू कर दी। ठंड से भी अपने को रक्षा करनी स्टार्ट कर दी मानव ने। तो ये क्या है, ये एक तरीके से आपका औजारों का सिस्टम है कि औजार किस तरीके से काम में आते थे, औजारों से क्या क्या होता था, रक्षा कैसे करते थे लोग, जानवरों से कैसे अपनी रक्षा करते थे, है ना। अगर मान लीजिए बाई चांस कोई आ भी जाए तो बर्छी फेंक के मार दी, भाला फेंक के मार दिया, जानवर मर गया, अपनी रक्षा भी हो गई और उसको अगले दिन के लिए भोजन भी मिल गया। तो भोजन संरक्षण के लिए भी उपयोग होता था, शिकार के लिए भी उपयोग होता था। तो इस तरीके से औजारों के अलग अलग उपयोग थे। आगे चल के हम ये अब पढ़ेंगे कि जो औजार थे, जो अभी पत्थरों के औजार थे, तो आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के कृषि में भी जब कृषि का विकास हुआ तो कृषि के विकास में भी औजारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। अलग अलग तरीके के औजार वहां पर बनने लगे जिससे कि कृषि का विकास ज्यादा हो सके, हल बनने लगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपके क्या है, ये सारी चीजें आपकी पुरातात्विक स्रोत के बारे में आती हैं। समझ गए, पुरातात्विक स्रोत। तो ये है दोस्तों आपका ऐतिहासिक स्रोत में कि इतिहास में कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम इतिहास को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक चैप्टर का एक छोटा सा आपको एक पॉइंट बताया है जिसको बोलते हैं ऐतिहासिक पुरातात्विक स्रोत। मतलब कि इतिहास में जितने भी हमारे सोर्स हैं, चाहे वो आपके पुरातात्विक सोर्स हो आपके, चाहे वो आपके कोई से भी सोर्स हो, चाहे आपके साहित्यिक सोर्स हो, चाहे आपके विदेशी विवरण हो, है ना, तो उन सारे विवरण में हम क्या करेंगे, हमने अभी पुरातात्विक स्रोत के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, कौन कौन सा है आपका पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है और आपका विदेशी यात्राओं का विवरण। ये तीन तरीके के ऐतिहासिक स्रोत हैं हमारे पास जिसकी मदद से हम पूरे इतिहास में पता कर सकते हैं कि कौन सी घटना घटी और किस क्रम में घटी, किस काल में घटी। तो याद रखिएगा दोस्तों ये चीज। उम्मीद करते हैं आप सबको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छे से आपको ये पता चल गया होगा कि हमको अगर यूपीएससी मेंस में अगर हमको लिखना है अपना दिमाग दौड़ा के यूपीएससी वाले ब्रेन से, तो किस तरीके से लिखना है। शब्द एक और कंटेंट इतना ध्यान रखिएगा। यूपीएससी की एक चीज है जो मैंने पढ़ी थी, यूपीएससी का दिमाग तब तेज होगा जब आप एक शब्द से पूरे 4 पन्ने भर दो और 4 पन्नों को पूरा आधा पन्ने में कन्वर्ट करके लिख दो, तभी समझिए आपका ब्रेन शार्प होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा पुरातात्विक स्रोत सारा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो अपने भाई बंधुओं को शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन का जो बटन है उस पर क्लिक जरूर कर दें जिससे कि आपको डेली की क्लास के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक है दोस्तों, अगर आज की क्लास से कोई आपका कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा, जिससे कल की क्लास में स्टार्ट करने से पहले आपके प्रश्नों का उत्तर हम जरूर दे दें। इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि।